जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our today's topic of discussion is logical reasoning. Logical reasoning is one of the most important topic of general ability. Logical reasoning जिसमें रीजनिंग के तमाम पार्ट्स या तमाम टाइप्स आ जाती हैं, इतना क्रिटिकल पार्ट है कि ये आपको हर जगह हेल्प आउट करता है। अगर आप एनटीएस रिलेटेड कोई टेस्ट दे रहे हैं, नेट गैट एटसेट्रा का, तो वो तो टोटली है ही लॉजिकल रीजनिंग बेस। लेकिन अगर आप इसके अलावा टेस्ट दे रहे हैं, लाइक एमफिल एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें 25% 30% तक होता है। इवन अगर आप एचईसी की तरफ से कोई लेक्चरशिप का टेस्ट दे रहे हैं, तो उस लेक्चरशिप टेस्ट में भी 40% तक लॉजिकल रीजनिंग होती है। अगर आपको ये चीज आती है तो ये आपको हर जगह हेल्प आउट करती है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे सिर्फ ये है लॉजिकल रीजनिंग आती होती थी। इस बेस पे मैंने एनटीएस का टेस्ट दिया, मेरी 99.5 परसेंटाइल थी। इसी बेस पे मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का टेस्ट दिया केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उस टेस्ट में 40% रीजनिंग थी। उस 40% रीजनिंग की बेस पे मेरा वो केमिस्ट्री का टेस्ट जो था वो क्लियर हो गया। तो ये आपको हर जगह हेल्प आउट करेगी। आज की इस क्लास में हम इंशाल्लाह लॉजिकल रीजनिंग की जितनी भी टाइप्स हैं, नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, ये दोनों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी जरा सी प्रैक्टिस करेंगे। देन फिर वर्बल रीजनिंग, वर्बल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके बाद अलावा लॉगिज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और एट द एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज तक हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग एक अलग से एक वसी टॉपिक है, तो वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करके लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको आज ही यहीं पे समझ भी आ जाएंगी, और साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज हमने पढ़ा था। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स जो थी वो हमने लर्न की थी, कि किस तरह से आप सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडिंग, बाय सब्सट्रैक्शन, और देन फिर आप उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये सीरीज किस तरह से आ रही है। तो जल्दी से आप लोगों ने बताते जाना है। गिवन क्वेश्चंस का जरा सी प्रैक्टिस करते हैं, या आई थिंक ऐसे करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको सोल्व करके आप सेंड करें मुझे। ठीक है। अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सीरीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। इसको सोल्व करके आप एज अ टास्क शेयर करें। नेक्स्ट हम बाकी टाइप्स देखते हैं। ओके जी। तो लॉजिकल रीजनिंग का मकसद क्या है? अब हर पेपर में, जिस तरह मैंने बताया कि अक्सर पेपर्स में लॉजिकल रीजनिंग एक पार्ट है। ऐसा क्यों है? अब लॉजिकल रीजनिंग से आपकी जो रीजनिंग पावर है, आपकी जो एनालिसिस पावर है, वो इंक्रीज होती है। अब आज ही आप देखिएगा कि थोड़ी देर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजों को एनालाइज करने की पावर बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मोस्टली आप क्या होगा कि आपने कंपैरिजन देखना होगा, उस कंपैरिजन को अंडरस्टैंड करना होगा, गिवन कंपैरिजन को, और फिर उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या कंपैरिजन बन सकता है उसको सजेस्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो आपने फाइंड आउट करना है, कि कप और कॉफी का आपस में क्या रिलेशन है, कि कप के अंदर आप कॉफी डालते हैं, कप को कॉफी के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, बाउल इज टू। तो यहाँ पे हमें पीछे पता था कि हम उस चीज का फंक्शन देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि उस चीज में कौन सा आइटम या कौन सी चीज उसमें डालते हैं। तो कप में क्या डाली जाती है, कॉफी, तो बाउल में क्या डाली जाएगी? हाँ एग्जैक्टली, बाउल में सूप आप डालेंगे। ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली आप उसको गेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विंडो इज टू पेन।
अब पेन इज द पार्ट ऑफ विंडो, यानी उसका जो एक साइड होती है उसे पेन कहते हैं। तो विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू पेज, एग्जैक्टली। यानी पेन्स मिलके विंडो बनाते हैं, तो बुक पेज से मिलकर बनी हुई है, एग्जैक्टली राइट। ओडोमीटर इज टू माइलेज इज एज कंपेस इज टू, ओडोमीटर का क्या काम है? मेजरमेंट ऑफ माइलेज, डिस्टेंस को मेजर करना, माइल्स को मेजर करना। तो कंपास का क्या काम है? वही, उसको डायरेक्शन को मेजर करना, डायरेक्शन के बारे में बताना। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल। अब देखें हर एक में डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, डिफरेंट रिलेशन है। ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल, ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो क्या होता है? चीयरफुल होता है, खुश रहता है। तो पेसिमिस्ट इज टू ग्लूमी, एग्जैक्टली। जो ऑप्टिमिस्ट होगा अगर वो खुश रहता है, तो जो पेसिमिस्ट होगा वो क्या होगा? दुखी होगा, उसका अपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट है रेप्टाइल इज टू लिजर्ड। अब इसमें रिलेशन देखें, रेप्टाइल इज टू लिजर्ड। रेप्टाइल एक फैमिली है, उसका एक मेंबर है लिजर्ड। नेक्स्ट क्या है? एज फ्लोर इज टू, अब फ्लोर एक फैमिली, उसका मेंबर देखना है। पेटल इज नॉट अ मेंबर, स्टेम इज नॉट अ मेंबर, एलिगेटर नॉट, डेजी इज अ मेंबर। डेजी एक फूल का नाम है, तो डेजी इज अ फ्लावर। इसी तरह ये भी हो सकता था एनिमल इज टू को, एज बर्ड इज टू स्पैरो। ठीक है, यानी उसके मेंबर को, उस फैमिली के पार्ट को आपने देखना है। नेक्स्ट आ जाए, पेन इज टू पोइट एज निडल इज टू, पेन इज टू पोइट, पेन पोइट यूज करता है, निडल इज टू, तो निडल कौन यूज करेगा? टेलर, एग्जैक्टली, शाबाश। यानी अच्छा नेक्स्ट देखें, सीक्रेटली इज टू ओपनली। अब ये अपोजिट हो गया, आपने प्रीवियस जो रिलेशन दिया गया होगा उसने कुछ नहीं बताना, आपने खुद अंडरस्टैंड करना कि रिलेशन क्या था। तो सीक्रेटली इज टू ओपनली, अपोजिट रिलेशन है। एज साइलेंट इज टू नॉइजली, एग्जैक्टली। क्विकली नहीं आ सकता बच्चे, देखें अपोजिट है, सीक्रेट का अपोजिट है ओपन, तो साइलेंट का अपोजिट शोर, नॉइजली। ठीक है, क्विकली खामोशी है, वो तो उसका मीनिंग हो गया ना, यहाँ पे अपोजिट है। एक तो इस तरह से उसने सवाल पूछ लेगा कि वो एक बताया, यानी ये वर्डिंग यूज की सीक्रेटली इज टू ओपनली, एज इज टू, यानी इज टू के फॉर्म से पूछ सकते हैं। दूसरा, इस तरह रेशियो के फॉर्म में भी वो आपसे लिख सकता है कि पो कैट। अब वहां पे भी मतलब वही है, पो इज टू कैट, एज हूफ इज टू, यानी पो इज द लेग्स ऑफ, या इज द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ कैट। ठीक है, तो हूफ इज टू हॉर्स, एग्जैक्टली, उसके पंजे, और हॉर्स के हूफ। मेल्ट लिक्विड, अब रिलेशन देखना है, मेल्ट होके चीज क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में जाती है। फ्रीज होके सॉलिड फॉर्म में जाएगी, मेल्ट लिक्विड, फ्रीज सॉलिड। अब यहाँ पे अपोजिट भी हो सकता था, इसमें अगर ये होता कि मेल्ट होके वो यानी मेल्ट के साथ वो सॉलिड आ जाता, तो मतलब ये होना था कि इससे पहले वो मेल्ट से पहले सॉलिड थी, तो फ्रीज से पहले क्या होगी? फिर वो लिक्विड या गैस आ सकता था। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से रिलेशन देखा कि उसने क्या रिलेशन दिया गया। तो ये है जी वर्बली बताया। इसी तरह पिक्टोरियल फॉर्म में भी यही बात वो पूछ सकता है, यही रिलेशन वो आपसे पूछ सकता है। अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है तस्वीर से। हमारे पास हाथ बना हुआ है, और उसके सामने क्या है? रिंग। नेक्स्ट हमारे पास हेड बना हुआ है, तो क्या आएगा? हाथ था तो हाथ में क्या डालेंगे? रिंग। तो कैप, हेड है तो उसमें, उसके लिए कैप यूज करेंगे, हेड हेड यूज करें, एग्जैक्टली। ठीक हो गया, ऑप्शन वन इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस तस्वीर को एनालाइज करें। ये है हमारे पास ग्लास और बाउल। नेक्स्ट हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
अब देखें, कुछ ने मैट बताया, कुछ ने फर्स्ट वन बताया ब्रो। अब ये देखें, जिन लोगों ने मैट बताया वो जरा पहले देखें। ग्लास और बाउल दोनों का सिमिलर फंक्शन है, दोनों एक काम कर रहे हैं। पानी में भी कुछ चीज डालते हैं और बाउल में भी कुछ चीज डालते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर जो काम करता है वही काम करने वाला आपने ऑप्शन देखना है। तो वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन। मैट को क्लीन, वो साफ कर रहा है, लेकिन ये रिलेशन नहीं बन रहा, ये रिलेशन प्रीवियस में नहीं है। प्रीवियस में दोनों का एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे भी एक ही फंक्शन वाले दो आपने देखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये देखें, जरा जल्दी जल्दी करना है। अच्छा देखें, हमारे पास अ, यहाँ पे है व्हीकल के पहले जमाने में घोड़ा हुआ करता था सफर के लिए। दूसरे जमाने में क्या आ गया? कार आ गई। तो पहले जमाने में क्या होता था कि अब जो है वो कंप्यूटर आ गया। अब तकरीबन सबने कंप्यूटर टीवी लगाया हुआ है। अब देखें, कार का और दोनों का एक फंक्शन है। क्या टीवी का और कंप्यूटर का एक फंक्शन है? सेकेंडली, वो उसकी डेवलप्ड फॉर्म है। ये जो कार है वो उसी तांगा की डेवलप्ड फॉर्म है। कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटर डेवलप किया गया एज अ कैलकुलेटर। अगर आपने कंप्यूटर क्लास ली है तो उसमें मैंने डिटेल से बताया, कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटिंग मीन्स टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर का मकसद कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटर का और जो टीवी का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। उसका मकसद ही हो रहा है बनाने का, इसका मकसद ही बिल्कुल हो रहा है। तो हिसाब किताब के लिए कंप्यूटर आज यूज होता है। तो इससे पहले हिसाब किताब के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? पेन, यानी लिख के हिसाब किताब करते होते थे। ठीक है, तो इसको इस तरह से जरा एनालाइज करने की कोशिश करनी है। ओके जी, तो ये कुछ सिंपल तस्वीरें आ गई उसी पैराग्राफ में, कि जिसमें आपने गेस करना है प्रीवियस रिलेशन को, देन फिर उसको नेक्स्ट दूसरे पे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट टाइप क्या होती है कि आपने पहचानना है डिफरेंस को। दो सारी एक जैसी चीजें हैं, उसमें डिफरेंट क्या है वो देखना है। अब हमारे पास है इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड। अब इसमें देखें कि डिफरेंट चीज कौन सी है। इंच इज फॉर लेंथ, सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ, इज टू मेजर द लेंथ ना, यूनिट ऑफ लेंथ। यार्ड इज आल्सो फॉर लेंथ। यार्ड गज को कहते हैं। वो कपड़ा मेजर नहीं कर रहे हो तो मीटर के साथ वो दूसरा छोटा वो आमतौर पे गज में आपको मेजर करके देते हैं। तो लेंथ के लिए ही यार्ड भी यूज होता है। आउंस इज टू मेजर द वेट। आउंस वेट के लिए किलोग्राम के साथ होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा दूसरों से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये अब मजे का, ये जल्दी से बताइएगा। विच वन इज डिफरेंट? टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कोर? मरियम असलम, गुड। अच्छा देखें, जिन लोगों ने कार बताया, दैट इज राइट, क्योंकि टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन तीनों पार्ट्स हैं कार के। कार डिफरेंट है, देखिए ना, तीनों पार्ट्स हैं। टायर भी एक पार्ट है, स्टीयरिंग व्हील भी एक पार्ट है, इंजन भी एक पार्ट है। कार एज अ होल, यानी कार उसके कार जो है वो एक व्हीकल है, जबकि बाकी उसके पार्ट्स। इंजन डिफरेंट नहीं है। ठीक है, एज कंपेयर टू कार। हाँ, अगर टायर स्टीयरिंग व्हील के साथ कोई और ऐसी चीज होती कि जिसमें सिर्फ वो राउंड वाली कोई सीन होता, तो फिर इंजन डिफरेंट हो सकता था। लेकिन करंट सिनेरियो में जो कार है वो डिफरेंट हो गई। अच्छा, एक और देख लेते हैं। ट्यूलिप, रोज, बड, डेजी। बड, एग्जैक्टली राइट। ट्यूलिप, रोज एंड डेजी आर द फ्लावर्स। ये तीनों फूलों, डिफरेंट
जो फ्लावर्स हैं, तो वर्ड डिफरेंट है, उसका पार्ट है, तो ये डिफरेंट हो गया। और नेक्स्ट आ जाए, हेट, फॉन्डनेस, लाइकिंग, अटैचमेंट। या हेट इज द डिफरेंट, फॉन्डनेस, लाइकिंग, अटैचमेंट आर राउंड अबाउट द सिनोनिम्स, हेट इज द डिफरेंट वर्ड, तो ये डिफरेंट हो गया। तो इस किस्म का भी आपसे पूछ लेते हैं कि बताएं जो गिवन है उसमें से उसका कोई अपोजिट या उसका जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। अ, अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच, डर्ट, लीफ, रूट। या डर्ट इज द डिफरेंट। ये जो दो हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप बल्कि अभी ही बता दें चले। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, हेडिंग, बॉडी, लेटर, क्लोजिंग। विच वन इज द डिफरेंट? बुक, बुक तो है ही नहीं बच्चे। हेडिंग, बॉडी, लेटर, क्लोजिंग। या लेटर इज द डिफरेंट, लेटर इज द डिफरेंट। हेडिंग, बॉडी, क्लोजिंग ये लेटर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडेक्स, ग्लॉसरी, चैप्टर एंड बुक। या इसमें बुक डिफरेंट है, एग्जैक्टली राइट। इंडेक्स, ग्लॉसरी एंड चैप्टर आर द पार्ट्स, बुक इज द होल, तो बुक इज द डिफरेंट। अच्छा ये हमारे पास आ गया जिसमें हमने डिफरेंट को देखा। अब पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं कि जिसमें आपने स्टेटमेंट का मीनिंग ड्राइव करना है, आपने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बतानी है। अच्छा बच्चे, जिसका जो क्वेश्चन हो वो साथ साथ टाइप करता जाए, बजाय हैंड रेज करने के टाइप करते जाए, मैं साथ साथ आंसर करते जाऊँ। ओके, तो प्रिसाइज करने हैं, हाँ बिल्कुल, उसको अंडरस्टैंड करना है, उससे जो बात आपको समझ आई वो आपने बयान करना। अच्छा इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो उसके आंसर को देखे बगैर ही एक दफा उसको समझने की कोशिश करें कि वो था क्या। अच्छा देखिए, उसने कहा इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस, we must provide convenience allowance to our employees in charge of a company tells personal manager। इंचार्ज जो है वो पर्सनल मैनेजर को क्या कहता है कि ऑफिस में पंक्चुअलिटी लाने के लिए हमें जो मुलाजमीन है उनको कन्वीनियंस अलाउंस देना चाहिए। अब उनका मकसद क्या है कि कन्वीनियंस अलाउंस देंगे तो लोग रेगुलर हो जाएंगे। अब उसको नीचे जो assumptions है वो देखनी है, क्या क्या हो सकता है। कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, इज इट राइट? क्या उसका ये मतलब बन सकता है? ओके, नहीं बन सकता क्योंकि वो तो पंक्चुअलिटी लाने के लिए है, पंक्चुअलिटी खत्म करने के लिए तो है नहीं। सेकंड क्या है, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, कि डिसिप्लिन और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें दोनों भी ठीक हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, एक भी ठीक हो सकता है। यानी ऑप्शन देखे ना, इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास, ओनली ऑप्शन वन इज इम्प्लिसिट, कि सिर्फ ऑप्शन वन ठीक है, सिर्फ ऑप्शन टू ठीक है, ऑप्शन और वन दोनों ठीक हो सकते हैं, कोई भी ठीक नहीं। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन करंट क्या इक्वेशन है, क्या सिचुएशन है कि ऑप्शन बी इज राइट, कि ओनली द assumption टू इज implicit। ओके, नेक्स्ट कुछ और भी देख लेते हैं, ये assumption स्टेटमेंट वाले इंपॉर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age। 18 साल से ज्यादा जितनी भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि उनको, जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसे पैसे की जरूरत है,
अब क्या, दीज आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। क्या अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, इसका ये मतलब है। बिल्कुल बात ठीक है। द गवर्नमेंट हैज sufficient funds to provide allowance to all unemployed youth। अब जो बात करने वाला है उसका ये मतलब नहीं है सेकंड वन में, कि जिसने ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को अलाउंस देने चाहिए, उसका ये मतलब नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि भाई वो उसके पास एनएफ पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। जो बोल रहा है, जिस जो गिवन स्टेटमेंट है कि शुड बी गिवन, तो वो यही है, क्योंकि उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है तो इसलिए उन्हें देना चाहिए। तो ऑप्शन वन इज राइट। ओके जी, कुछ एक दो और देख लेते हैं। अच्छा, माँ बेटे को क्या कहती है? इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू। अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। अ मदर वार्न्स हर चाइल्ड। अब इसका क्या मतलब है? कि बच्चा अगर तंग कर रहा है तो माँ उसे धमका रही है कि तू बाज आ जा, वरना मैं मारूंगी। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं हो सकता कि माँ उससे नफरत करती है। नहीं। इसका क्या मतलब है? कि वो उससे उन चीजों से बात रखना चाहती है और उसे समझाने के लिए ये कर रही है। अब जरा सा उसको देखें, गिवन कंडीशन में भी क्या कहता है कि विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग हर। कि उसकी इस वार्निंग से बच्चा जो है वो रुक सकता है। सेकंड क्या है, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली राइट, सॉरी, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। ये सारे बच्चे शरारती होते हैं। अब बात ये ठीक भी हो सकती है कि बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन गिवन कंडीशन ये नहीं कह रही। जो गिवन सेंटेंस है वो ये नहीं कह रहा। नहीं बच्चे, अदना, आपने गिवन सेंटेंस को समझना है ना, कि माँ जो बच्चे को कह रही है कि आप ना करो मैं आपको मारूंगी, इसमें ये नहीं है कि बस सारे बच्चे शरारती होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से स्टेटमेंट को पढ़ के, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके, आपने जो अजम्पशंस है उनको देखना होता है। उसमें से एक भी ठीक हो सकती है, दूसरी भी ठीक हो सकती है, दोनों भी ठीक हो सकती हैं, दोनों भी गलत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपने जस्ट उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस चीज को एक ही दफा पढ़ के अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे। ओके, एक और कैटेगरी रीजनिंग की, सोच विचार करने की, कि आपने इसमें ये देखना है कि विच वर्ड इज नेसेसरी फॉर द अंडरलाइन वर्ड। कि लाइक हार्वेस्ट है, हार्वेस्ट के लिए क्या चीज जरूरी है? अब हार्वेस्ट कहते हैं फसल काटना ना। हार्वेस्ट के लिए कौन सी चीज जरूरी है? आटम, मौसम खजा का होना, स्टॉक पाइल, ट्रैक्टर, क्रॉप। अब जिन लोगों ने ट्रैक्टर का, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन ये देखें, क्या ट्रैक्टर ना हो तो फसल काटी नहीं जाएगी? काटी जा सकती है, वो सिंपल वो हाथ के साथ भी तो काटते हैं ना। हार्वेस्ट कब नहीं हो सकता? जब क्रॉप नहीं होगी। जब क्रॉप नहीं होगी तो काटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फसल होगी तो फसल को काटेंगे ना भाई। फसल ही नहीं है। आपने वो लफ्ज देखना है कि जिसके बगैर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हो ही नहीं सकती। तो क्रॉप नहीं होगी तो हार्वेस्ट नहीं होगी। बाकी तो जो भी चीज हो उसके बगैर काम हो सकता है। अच्छा देखें, अब अगला भी मजीद मजे का है। डेजर्ट, कैक्टस। डेजर्ट के लिए क्या चीज जरूरी है? कैक्टस, एरिड, ओसिस, फ्लैट। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब डेजर्ट की एक निशानी कैक्टस है, यानी डेजर्ट में कैक्टस होता है। लेकिन अगर कैक्टस ना हो तो क्या डेजर्ट नहीं होगा? कैक्टस पौधे का नाम है ना। अगर वो पौधा नहीं है तो क्या डेजर्ट नहीं होगा? होगा। ओसिस कहते हैं नखलस्तान को, के दरमियान में पौधे लगे हुए हों, पानी जंगलात वगैरह हो या पानी शानी हो। अगर वो ना भी हो तो भी डेजर्ट तो डेजर्ट है। फ्लैट होता ही नहीं। हो भी सकता है,
लेकिन आमतौर पे नहीं होता, या यूं कह लें कि उसकी शर्त नहीं है। द ओनली कंडीशन फॉर द डेजर्ट इज एरिड। ठीक है, एरिड होगा तो डेजर्ट होगा, बंजर होगा तो डेजर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, बुक, फिक्शन। बड़ी मजे की चीजें हैं। फिक्शन, पेजेस, पिक्चर्स, लर्निंग। बुक के लिए क्या चीज जरूरी है? पेज, एग्जैक्टली राइट। फिक्शन ना हो तो भी बुक तो हो सकती है, पिक्चर ना हो तो भी स्टोरी, तो भी बुक हो सकती है। लर्निंग करें ना करें, बुक तो बुक है। तो बुक के लिए क्या जरूरी है? पेजेस, पेजेस होंगे तो बुक होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए क्या चीज जरूरी है? टंग, स्लैंग, राइटिंग, वर्ड्स। टंग, वर्ड्स। अब देखें, जुबान नहीं होगी तो क्या लैंग्वेज नहीं होगी? यानी ये आपके सामने जो लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया, ओ सॉरी, टंग का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो फोर है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या इसको देख के आप कहेंगे नहीं कि ये इंग्लिश लिखी हुई है? यानी आप टंग तो बोलने के लिए चाहिए ना, तो बोले बगैर भी लैंग्वेज होती है, वर्ड। अब स्लैंग है, लहजा, तो आप नहीं भी बोल रहे तो भी लैंग्वेज है। राइटिंग ना हो, सिर्फ बोल रहा हूं, तो भी लैंग्वेज है। ओनली वर्ड्स आर द रिक्वायरमेंट फॉर द लैंग्वेज। वर्ड्स होंगे तो लैंग्वेज होगी। ठीक है। अच्छा, और मजे की चीज, स्कूल। स्कूल, स्टूडेंट, रिपोर्ट कार्ड, टेस्ट, लर्निंग। स्कूल के लिए क्या जरूरी है? लर्निंग नहीं आएगा। जिस स्कूल में लर्निंग ना हो वो कैसा स्कूल? ये चीज एग्जैक्टली, कि स्टूडेंट होंगे तो लर्निंग करेंगे ना। एग्जैक्टली। और बहुत सारे हमारे हमारे यहाँ ऐसे स्कूल मौजूद हैं कि जिन्हें हम स्कूल कहते हैं, लेकिन वहां पे लर्निंग नहीं। बच्चे आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं, लर्निंग नहीं। लेकिन स्कूल मौजूद है। क्यों स्कूल है? क्योंकि वहां पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट होंगे तो स्कूल होगा, बाकी लर्निंग हो ना हो वो एक अलग डिबेट है। और हमारे यहाँ जो लर्निंग लेवल है वो आपको वैसे ही पता है। अच्छा, तो ये था जी, जिसमें आपने नेसेसरी पार्ट को देखा, मस्ट को देखा कि जिसके लिए ये होना जरूरी है। मस्ट का जो स्पेशल यूजेज है वो हम नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अब आते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज की तरफ। अब हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज। अब एक लफ्ज है फैन बेल्ट, उसने उसके लिए एक आर्टिफिशियल वर्ड यूज कर लिया गया, ये गोरबल फ्लावर। अब गोरबल फ्लावर का मतलब क्या है? फैन बेल्ट। अब दूसरा लफ्ज क्या आ गया? सीलिंग फैन। सीलिंग फैन के लिए उसने क्या लफ्ज यूज किया? पिक्सन गोरबल। तो इससे हमें ये पता चल गया कि गोरबल जो है वो फैन के लिए यूज होता है। जहां पे फैन आया था, जहां पे फैन का लफ्ज यूज हुआ था ना, तो वहां पे गोरबल का लफ्ज उसने किया। गोरबल फ्लावर मीन्स फैन बेल्ट, पिक्सन गोरबल सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन के लिए गोरबल का लफ्ज यूज हुआ, बेल्ट के लिए फ्लावर का, सीलिंग के लिए पिक्सन, और फैन के लिए गोरबल। अब नेक्स्ट क्या आ गया? टाइल रूफ। तो टाइल के लिए आर्थ होगा, रूफ के लिए टसल हो जाएगा। विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल? अब सीलिंग के लिए कौन सा लफ्ज है? सीलिंग के लिए कौन सा लफ्ज था? पिक्सन। और टाइल के लिए इसका शुरू वाला पार्ट आर्थ। तो आप आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो गया? पिक्सन आर्थ। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने उस वहां से वर्ड को अंडरस्टैंड करना।
देखना है कि किस यानी आप कोड वर्ड भी यूज करते हैं ना। अब जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की या स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें, तो वहां पे या जब कोई खुफिया पैगाम दिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे अल्टरनेट वर्ड लेट कर लेते हैं। जिस तरह आप ये कह लें कि फॉर एग्जांपल मेजर है, तो मेजर को मेजर नहीं कहता, उसकी जगह को क्या कहता है, सिकंदर। तो जब भी उसने मेजर का लफ्ज यूज करना, वो क्या कहेगा, सिकंदर। आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ के लिए आर्मी चीफ का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, वो वहां पे क्या लफ्ज यूज कर रहा है, बादशाह। कि बादशाह ने सिकंदर को ये कहा, तो आर्मी चीफ ने मेजर को ये काम करने को कहा। तो ये कोड वर्ड आप यूज करते हैं, कोड वर्ड यूज होते हैं। और आपने अपने दोस्त को बात छुपानी हो, एक से छुपानी है, दूसरे को बताना है, तो वहां पर भी आप क्या देते हैं। तो ये हम डेली लाइफ में भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें। हेयर आर ओके, हैपेलिश, हैपलेश मींस क्लाउड बस्ट, रेंचोच मींस पिन बॉल, रेसबो रेंच मींस 9 पिन। अच्छा, इसमें अब देखें, पिन जो है वो कॉमन हो गया, तो मतलब ये कि इसका जो स्टार्टिंग पार्ट था वो पिन था। स्रेंच इज द पिन, ओच बाल हो गया, 9 पिन है, तो यहाँ पे स्रेंच पिन हो गया, और रेसबो 9 हो गया। अब उसने पूछा क्या है, क्लाउड 9। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो क्लाउड था, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो 9 था। तो हैपल रेसबो, हैपल रेसबो, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। आसान सी चीजें हैं बिल्कुल। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आर्टिफिशियल लैंग्वेज सिंपली हमने देखी। अब हम आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की तरफ। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, आपने पिक्चर्स देख के देखना है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है, और उस बेस पे आपने उसका आंसर देना है। अब यहाँ पे किसी किस्म का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपली इमेज बनी हुई है, ये होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। और ये आपके जो फोर्सेस का टेस्ट है, आर्मी टेस्ट, आर्मी का हो गया, एयरफोर्स का हो गया, नेवी का हो गया, उसमें स्पेशली ये चीज काफी ज्यादा आती है। ठीक है, बाकी टेस्ट में भी आ सकती है, आती है। अब इसमें आपने खुद ही रिलेशन देखना होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन। अब देखें, अ, इसको और इसको, यानी ये सारे मिलके ये वाली इमेज बना रहे हैं। इन दोनों का सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों यानी अपोजिट जो है यहाँ पे वो सेम है। तो इसका जो अपोजिट होगा, इसके जो सामने होगा, वो भी सेम ही आएगा। तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक हो गया, यानी ऑप्शन डी होगा वो एज इट इज, यानी जैसा पहला है वैसा ही आखिर वाला आ जाए। अच्छा, इसको देखें। इनका अब आपस में रिलेशन आपने खुद फाइंड आउट करना होता है। ऑप्शन वन, यानी जो फर्स्ट रो है उसको देखें। फर्स्ट रो में ट्राइंगल है, सेकंड उसने मिस कर दिया ताकि आप बिल्कुल ना समझ आए। थर्ड, यानी वही ट्राइंगल जो बिल्कुल छोटी सी थी वो बड़ी हो गई। सेकंड रो चेक करें, सर्कल है छोटा सा, फिर उसका साइज बड़ा हुआ, फिर उससे मजीद बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्या होगा कि सर्कल ही आएगा, लेकिन पहले उसका साइज ये था, फिर ये हुआ, अब इसका साइज मजीद बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी, सेकंड, एग्जैक्टली राइट। थर्ड भी स्केयर है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं है जैसे वो दिए गए। तो हमारा राइट ऑप्शन ये सेकंड वाला होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको जरा अंडरस्टैंड करना ग्रेजुअली, मैं थोड़ा सा आपको उसकी तरफ लेके जाऊंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें। इसमें फर्स्ट में क्या है, पहले ट्रायंगल थी, देन फिर उसका साइज कम हुआ, देन फिर उसको मजीद साइज कम किया, तो वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट है वो एक राउंड शेप है, उसका साइज मजीद कम किया,
मजीद कम किया। पहले क्या था, लार्जर की तरफ था, अब क्या है, स्मॉलर की तरफ है। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब इसमें सारी की सारी ट्राइंगल्स हैं जवाब में। तो हमें क्या है कि छोटी होनी चाहिए। अब उससे ऑप्शन ए भी छोटा है, ऑप्शन सी भी छोटा है। लेकिन इसमें एक और चीज भी देखनी थी कि उसकी पोजीशन, कि वो बेस पे है बिल्कुल। पहली थी बिल्कुल अपर एंड पे, दरमियान वाली मिडल पे, और जो एंड है वो बिल्कुल बेस पे है। तो ऑप्शन सी बेस पे है। ऑप्शन ए जो था वो मिडल पे था, वो ठीक नहीं है। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, की ट्राइंगल भी हो और मिड पे भी हो। अच्छा, इनका रिलेशन देखें। ये रो में आप रिलेशन जब देखेंगे, एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है, फिर दोनों आपस में मिल गई, तो ये बन गया। ठीक है, एक सर्कल था, दूसरा सर्कल था, थर्ड में क्या हो गया, दोनों सर्कल का कॉम्बिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ एक स्क्वायर होगा, फिर यहाँ दूसरा स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जी? एग्जैक्टली, ऑप्शन वन, ऑप्शन ए इज राइट। तो बी का साइज बड़ा है, वो हो नहीं सकता। सी और डी बाद में ओवरलैपिंग से बनेंगे, पहले नहीं होंगे। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन वन। ओके, नेक्स्ट देखें। हमारे पास एरोज है, और सॉरी, ये शेप है, ये शेप है। नेक्स्ट में क्या हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पे रही। हमने दोनों को एक डब्बे में किया है दोनों अपनी पोजीशन। नेक्स्ट, वो एज इट इज अपने आ गई, ये भी एज इट इज आ गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये और ये दोनों एज इट इज आएंगी। तो जी एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज राइट। इसने अपने पे शेप पे आना है, इसने अपनी शेप पे एज इट इज आ जाना है। नेक्स्ट जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें देखें, बड़ा मजे का है। अब थोड़ा सा ऐसा सा वो आपकी एबिलिटी डेवलप भी हो रही है, मजीद इंटरेस्टिंग है, मजीद इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, आप दो इमेज है, रो में चले, दो इमेजेस है। क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास स्केयर है, ये देखें, ये बेस के साथ साथ मूव कर रहा है। पहले इस कार्नर पे है, फिर दरमियान में चला गया, और फिर कार्नर पे चला गया। यानी ये रो में मूव कर रहा है। जो सर्कल था, वो पहले इस कॉर्नर पे है, फिर वो मूव किया ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही है ना? कि ये जो था, पहले इधर मूव किया, दरमियान में, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से आखिर पे चला गया। ये जो था, ये ऊपर की तरफ पहले दरमियान में गया, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। अब दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में भी ये उसी तरह दरमियान में मूव किया, और दरमियान से फिर कॉर्नर पे मूव कर दिया। लेकिन ये बेस पे था, ये अब सेंटर में आ गया, लेकिन मूव एज इट इज कर रहा है। इसी तरह ये वैसे ही ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, पहले नीचे था, ऊपर ऊपर, उसी कारण से। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी अब ये ऊपर अपर एंड पे रहेगा, कि ये यहाँ पे जाएगा पहले सेंटर में, और फिर सेंटर से कॉर्नर में। यानी ये जो होगा हमारे पास स्केयर, वो यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो मूव करता करता यहाँ तक पहुंच गया। अब दूसरी हमारे पास क्या चीज है, ये सर्कल आ गया। सर्कल पहले यहाँ पे है, दूसरे में कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे दरमियान में, और थर्ड में कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे ऊपर, या आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, या एग्जैक्टली राइट।
अच्छा जी, कुछ मजीद ट्राई करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी ये चीजें यहीं पे अंडरस्टैंड हो जाए। इसे देखें। अब इसमें क्या हुआ है? अ, जो शेप है वो डिफरेंट हो रही है, लेकिन पोजीशन देखें। पहले ये इधर था, उसके बाद दूसरे में ये यहाँ पे चला गया, और दूसरा फिर वहां पे इधर चला गया। ठीक हो गया? यानी ऐसे, और उसके बाद ऐसे पहले में मूव किया। अब दूसरे में क्या था? ये यहाँ पे है। दूसरा यहाँ से ऐसे मूव किया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से फिर ऐसे मूव कर गया। ठीक है? दूसरा कैसे मूव किया? ऐसे और ऐसे, यानी इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? और तीनों डिफरेंट है। पहले अगर रेक्टेंगल है, देन स्केयर, देन फिर स्केयर के बाद सर्कल। तो यहाँ स्केयर, स्केयर के बाद फिर सर्कल आ गया, सर्कल के बाद ट्रायंगल आ गई। तो सर्कल के बाद क्या आ रहा है? ट्रायंगल। सर्कल के बाद यहाँ पे ट्रायंगल आनी, और ट्रायंगल के बाद हमारे पास स्केयर आना है। तो एक तो हमें चीज पता चल गई कि आना क्या है? स्केयर। ठीक हो गया? स्केयर आएगा। अब स्केयर आना कहाँ पे है? पहले यहाँ पे आना, ये चीज यहाँ पे आई, फिर ये इधर, फिर ये इधर। तो इसी को देखें कैसे आएगा। ये यहाँ पे था, यहाँ के बाद यहाँ पे दूसरा आना चाहिए था, और तीसरा जो था वो यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो स्केयर होगा, और स्केयर कहाँ पे बनेगा? इस जगह पे। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन ए, ऑप्शन वन। ठीक हो गया? इसी तरह से अगर आप एक आधा आई थिंक और कर लेते हैं। कौन सा कर लें? चले, ये कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल है कि शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन नजर आएगा। अच्छा, इसमें भी देखना है, रिलेशन चेक करना है इसमें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें 5 इमेजेस है। इसको मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा सही पढ़ा करूँ, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा देखिए, इसमें क्या हुआ? अ, पहले ये जो चार हैं, ये तरतीब है। इनको यहाँ इसमें तरतीब आप फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे था जी ये मल्टीप्लाई का साइन या कट का साइन। ये दूसरे में यहाँ से इधर आ गया, दूसरे में चला गया, यानी ये दूसरे में आ गया था। तीसरे में फिर ये, यानी पहले में ये इससे गया, उसके बाद नेक्स्ट में, यानी ऐसे करते हैं। अच्छा, पहले हम कट, सॉरी, कट के साइन को देखते हैं। कट के साइन में क्या हुआ? पहले इधर पहुंच गया ऐसे, फिर यहाँ से वो ऐसे पहुंचा, यानी दूसरे में क्या हुआ था? वो यहाँ से ऐसे आ गया, और तीसरे में वो यहाँ से मूव करके आगे चला गया, और चौथे में वो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है? यानी उसने ऐसे मूव किया एक पे, फिर बल्कि एक ही था, ऐसे मूव किया, देन फिर ऐसे मूव किया दरमियान में, फिर वहां से ऐसे, और फिर वहां से आगे ऐसे मूव कर लिया। ठीक है? अच्छा, अब दूसरा देखें आप। ये वाला, हमारे पास जो इक्वल का साइन है, इसको देखते हैं। इक्वल के साइन ने क्या किया? ये बाकी यहाँ पे रिमूव करते हैं। इक्वल का साइन भी यही करेगा। इक्वल का साइन यहाँ पे था, यहाँ गया, यानी दूसरे में यहाँ पे चला गया। उसके बाद फिर वो उसी तरह से नेक्स्ट मूव किया, फिर उसी तरह से आगे यहाँ पे मूव किया, और फिर यहाँ से वो किधर आ गया? इस कॉर्नर पे। यानी यहाँ वाला जो है वो वापस इस जगह पे आ जाता है। ठीक है? ये देखिए ना, यानी जो यहाँ पे होता है वो वापस यहाँ पे आता है। ये हमारे पास तरतीब बन रही है।
अब मजीद मेरा ख्याल ना भी करें तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। अब इसी को हम कैरी करते हैं कि जो यहाँ वाला था उसने किधर आना था, नेक्स्ट के लिए इधर। यानी आपके पास ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, और ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि जो कट है वो यहीं पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमने इक्वल का साइन देखा था। इक्वल का साइन अब इस वक्त यहाँ पे है, तो इक्वल का साइन कहाँ पे मूव करेगा, जो यहाँ पे होता है वो किधर जाता है, इस जगह पे। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। तो ये दो हमारे पास बच गए, ये सी वाला जो आखिरी था ये निकल गया। अब हम इसमें अ, इन दोनों में कौन सा फर्क है, ये दोनों वैसे ही सेम आई थिंक। नहीं, ये ऊपर ये इनका, तो क्वेश्चन मार्क वैसे ही दोनों जगह पे सेम है, तो क्वेश्चन मार्क को हम नहीं देखते। हम अब देखते हैं इस स्क्वायर को। सर्कल किधर किधर मूव किया जी, यहाँ से जो भी होता है वो इधर मूव करता है, ठीक है, तो ये दूसरे में आ गया। इसके बाद वाला यहाँ पे मूव करता है तो ये इधर आ गया है। तो यहाँ वाला उसके बाद किधर मूव करता है, ऐसे, तो ये इधर आ गया। इधर वाले ने कहाँ पे मूव करना होता है, सेंटर में, तो ये सेंटर पे चला गया। सेंटर वाला उसके बाद यहाँ पे मूव कर देता है, यानी आपका जो स्केयर है वो यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे। वो कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला। बात समझ आई, फिर कंफ्यूजन। अच्छा, नहीं नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपने सिर्फ स्टेप्स पे नजर रखनी है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ। अब देखें, आपने अंडरस्टैंड करना है उनकी मूवमेंट को। हमने सबसे पहले ये जो एक्स था ना, एक्स की मूवमेंट देखी। एक्स ने कैसे मूव किया था, यहां से इधर मूव किया था, दूसरे में ना, ठीक है, ऐसे मूव किया, दूसरे में आ गया। फिर यहां से मूव करके यानी नेक्स्ट में ना, यहां से था पहले, यहाँ पे, तो नेक्स्ट मूव करके किधर चला गया, इधर सेंटर में, यहाँ पे ये सेंटर में आ गया। सेंटर से फिर मूव करके यहाँ पे ऊपर चला गया। तो यहाँ से हमने ये कर लिया कि ये यहाँ से मजीद मूव करके सेंटर में ऊपर गया था। फिर यहाँ से मूव करके नेक्स्ट कहाँ पे आ गया, इस तरफ। तो यहाँ से मूव करके वो इस तरफ आ गया। तो ये हमने लर्न कर लिया एक्स इस तरह से मूव करता है, यानी यहाँ पे जो भी मूव करेगा वो इस सीक्वेंस से मूव करेगा। अब यहाँ पे आप इसको देख लेते हैं, ये जो स्केयर है, आप स्केयर को देखें, स्केयर कैसे मूव करेगा। कि स्केयर एक्स की समझ आई कि एक्स ने कैसे मूव किया, जल्दी से बताइएगा। एक्स का समझ आ गया, ओके गुड। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि आसान होगा। ओके, एक्स आ गया। नेक्स्ट, अब इसको इक्वल के साइन को देख लें, या इक्वल का साइन, हाँ चले इक्वल के साइन को देखते हैं, ये चीजें आसान कर देगी। अच्छा, इक्वल का साइन यहाँ पे था, उसके बाद कहाँ पे मूव किया। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं बल्कि अब। इक्वल का साइन इधर था, उसके बाद वो यहाँ पे मूव किया दूसरे में, ये देखें, ठीक है। पहले इधर था, उसके बाद यहाँ पे चला गया, और यहाँ से फिर वो अगले में यहाँ पे उस कॉर्नर पे चला गया, यहाँ से फिर इधर आ गया। हमने क्या किया था ये देखे ना, इसी एक्स से भी ऐसे मूव किया, ऐसे गया पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, यानी जो एक्स भी ऐसे ही मूव किया। ओ सॉरी, इक्वल साइन भी। अब यहाँ आने के बाद अगले में वो कहाँ पे गया, यहाँ से वो डायरेक्ट इस जगह पे चला गया, अगले में देखे ना, यहाँ पे था पहले और फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ऐसे आया, तो हमें ये पता चला कि ये जो होता है नेक्स्ट यहाँ से इधर मूव करता है। तो एक्स अगर यहाँ पे हो, तो अगर नेक्स्ट आ रहा है तो एक्स ने किधर मूव करना है अगले में, यहाँ पे। ऐसे ही होता है ना, ये इक्वल जो है यहाँ से यहाँ मूव किया, तो हमें पता चल गया कि एक्स ने भी आगे जाके यहाँ से यहाँ मूव करना है। तो यहाँ मूव करके एक्स इधर आ गया, ये।
ये तो ये अब ये हमने शॉर्टलिस्ट कर ली, ये तीन हो सकते हैं। अब हमने दूसरी किसी इमेज को देखते हैं। हमने देखा इसको, स्केयर को। स्केयर ने पहले यहां था, उसके बाद किधर मूव किया, इधर, यानी दूसरे में इधर आ गया ना इस कॉर्नर पे। ये देखें, पहले यहाँ था, यहाँ से मूव करके वो इधर आ गया हुआ था। फिर यहाँ से मूव करके ये आया इस कॉर्नर पे। पहले यहाँ पे से था, यहाँ था, वहां से इस कॉर्नर पे आया, यानी यहाँ से मूव करके डायरेक्ट इस जगह पे चला गया। यानी जो यहाँ पे होता है वो इधर जाता है, ये हमें पता था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आ जाता है वो इस तरह से मूव करता है, तो इसने भी उसी तरह से मूव किया, इधर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो सेंटर में मूव करता है, वो यहाँ पे आ गया। ये देखे ना, ऐसे एरो के अकॉर्डिंग मूव करना है। और देन फिर जो यहाँ पे होता है वो आगे यहाँ पे मूव करता है। तो जो यहाँ पे था वो उसने आगे यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ पे स्केयर किधर है, इस ऑप्शन में। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी होगी। बात कुछ पल्ले पड़ी। दैट्स रियल। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा से प्रैक्टिस करें। ना पता चले अगर किसी को अभी भी, तो दोबारा से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास नॉन वर्बल रीजनिंग। आर्टिफिशियल लैंग्वेज हमने पढ़ी। जी मैं आर्टिफिशियल जी इसको देता हूँ। हमारे पास ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के एक और सवाल देखते हैं। अच्छा देखें, इसमें हमारे पास क्या है। इन अ सर्टन लैंग्वेज them is written as 1 2 3 4 and 1 is written as at। अब इसमें क्या होगा, इसमें टी को उन्होंने एक नंबर साइन कर दिया, एच को एक नंबर साइन कर दिया, ई को, यानी टी की जगह क्या आ गया, 1। एच की जगह क्या आ गया, 2। ई की जगह क्या आ गया, 3। एम की जगह क्या आ गया, 4। अच्छा, व्हेन इज रिटन एज, अच्छा इसमें डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, डब्ल्यू की जगह 5। एच की जगह क्या आ गया, 2। ये हमने पहले लिखा हुआ है, एच की जगह 2। उसके बाद ए की जगह 3, ये हमने पहले लिखा हुआ है। एन की जगह क्या आ गया, 8। ये लिख लेते हैं, एन की जगह 8। अब हमने लफ्ज कौन सा लिखना है, मेंट। तो एम की जगह क्या आएगा, 4। ई की जगह 3। एन की जगह 8। टी की जगह 1। तो मेंट इज रिटन इन द कोड एज। ठीक है। इसमें वो थोड़ा सा मजीद मुश्किल भी कर सकता है, कि वो इसका सीक्वेंस वगैरह चेंज कर देता होता है। बस दबा ए की जगह बी लगा दिया, ए की जगह एक्स लगा दिया। तो वो डिफरेंट जो मेथड्स हैं कोडिंग के वो यूज कर सकता है। पेपर में वैसे रेयरली आता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मजीद क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो होपिंग दैट वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी।